प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आरपीएससी, एचपीएससी, सीटीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, एमबीपीएससी की तैयारी भी करते चले जा रहे हैं। आज के प्रश्न फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, बताना चाहूँगी कि इस प्रश्न को हमें हमने लाइव करना था। मैं लाइव तो करना चाह रही थी, लाइव हमने इसको किया भी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी का कमेंट आया नहीं, तो मुझे लगा शायद आप तक ये प्रश्न पहुँच ही नहीं पा रहा है या मेरी वॉइस आपको पहुँच नहीं पा रही है। मैं बड़ी संशय में हुई और फिर मैंने उसको 1-2 प्रश्न करने के बाद मैंने उसको कट कर दिया वीडियो जो लाइव चल रहा था। ठीक है, मुझे लगा कि ये क्लास मैं रिकॉर्डेड डालती हूँ, रिकॉर्डेड क्लास शायद आपको अच्छे से पहुँच जाएगी आपके पास। बेहतर वॉइस क्वालिटी के साथ, साथ ही वीडियो कंटेंट भी इसका अच्छा पहुँचेगा। है ना? तो माफ़ी चाहूँगी, मैंने 9 बजे का लाइव क्लास करने के लिए टाइम दिया था सभी मित्रों को, यूट्यूब पर भी मैंने इसका नोटिफ़िकेशन सेंड किया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, लेकिन फ्रेंड्स वो क्लास नहीं हो पाई किसी वजह से। शायद मोबाइल का स्क्रीन कुछ स्क्रैच आज आ गया है, उसकी वजह हो सकती है। है ना? कोई बात नहीं, चलते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है? तो बताना चाहूंगी इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ना? आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा चारों ऑप्शनों पर ध्यान देना। मैं केवल राइट आंसर बताती चली जा रही हूँ। दूसरा प्रश्न बनता है, बताना चाहूंगी ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही एक लेवल होगा आपके यूजीसी नेट का, क्योंकि एग्जाम काफी आपके निकट हैं। मानकर चलो कि 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास और बचा है और ये केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट का ही समय है। दूसरा प्रश्न आता है कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर सही है, आस्कोली ने। फिर हमारा तीसरा प्रश्न बनता है, प्रश्न दिया गया है कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? अजय ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, नामवर सिंह ने या फिर रामविलास शर्मा ने? तो इसका जो राइट आंसर है, बताना चाहूंगी राइट आंसर इसका बी करेक्ट है, शमशेर बहादुर सिंह ने। है ना? ऐसे प्रश्नों को आप हो सके तो दोबारा रिवाइज कर लेना। और यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो रिवाइज के तौर पर आप दोहराव के तौर तौर पर इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हमारा सही है, गोपाल राम गहमरी। फिर हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से विरेचन सिद्धांत की विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? धार्मिक व्याख्या पर, राजनीतिक व्याख्या पर, नीति परक व्याख्या पर या फिर कला परक व्याख्या पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर है राजनीति परक व्याख्या पर। विरेचन सिद्धांत की व्याख्या जो है विद्वानों ने प्रस्तुत नहीं किया है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न है कि लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतःशयन, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हमारा एक नंबर सही है, बाह्य परिवेश और अंतःशयन। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न दिया गया है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के जीवन का उद्गीत है, कथन है किसका? बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर सही है, महादेव वर्मा का कथन है। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि यूनान का सबसे पहला महाकवि है कौन है? बताना है। होमर है, प्लेटो है, सुकरात है, अरस्तु है? 8 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे, ठीक है? प्रश्न नंबर 8 का सभी मित्रों को जवाब देना है। यदि आप इसका आंसर दे लेते हैं तो आप मान लिए कि आपकी तैयारी बेहतर है, अन्यथा आप ये समझे कि कहीं न कहीं अभी कमी आप में रह गई है, ठीक है? और सभी प्रश्नों को देखना, जो भी प्रश्न आज की क्लास में मैंने लिए हैं, प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना। ये देखना कि क्या कितने प्रश्न आप कर पाते हैं या इन प्रश्नों से आप अवगत अवगत थे पहले से भी। क्या क्या आपने इन प्रश्नों को कहीं पढ़ा है या आपकी पुस्तकों में इनका ज़िक्र है या नहीं है? तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और 8 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी मित्र देंगे। प्रश्न आता है कि ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताना है, तो बाबू गुलाब राय हैं, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भाट भाषा किसे कहते हैं? डिंगल को, छत्तीसगढ़ी को, राजस्थानी भाषा को या पहाड़ी भाषा को? तो करेक्ट आंसर हमारा ए सही है, डिंगल भाषा को भाट भाषा भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है
कि जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्व वक्रता होती है? बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये ऐसे प्रश्न का ज़िक्र हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में कर लिया जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताऊँगी, डी नंबर करेक्ट है, प्रत्यय वक्रता, ठीक है? ये जिनके पास पुस्तक होगी डॉक्टर भगीरथ मिश्र का 200 पेज 207 नंबर पेज को थोड़ा-सा आप देख लेना, वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छे विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? 207 नंबर को आप देख लेना। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि मूलतः रंगमंच के प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है, कौन-सा है बताना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लहरों के राजहंस, ठीक है? डी नंबर हमारा करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? है ना? मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि रिवीजन का टाइम चल रहा है। मैं नहीं चाहती फ्रेंड्स कि 1 मिनट या 2 मिनट एक ही प्रश्न पर मैं गँवाती चली जाऊँ, है ना? क्योंकि आपका ये समय है बहुत अनमोल है, बड़ा कीमती टाइम आपके पास से गुज़र रहा है। इस समय को बिल्कुल खोना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है, बेहतर तैयारी करना है, थोड़ी-सी मेहनत करनी है। तो हमारा प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो करेक्ट आंसर हमारा बी सही है, 344 के अंतर्गत। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि उस समालोचक का नाम बताना है, ठीक है? उस समालोचक का नाम बताना है, जो समालोचक के साथ-साथ जनवादी कवि भी हैं। द्विवेदी जी हैं, रामविलास शर्मा हैं, निर्मला जैन है या फिर डॉक्टर नगेंद्र है। तो करेक्ट आंसर इसका बी सही है, रामविलास शर्मा हैं, जो समालोचक के साथ-साथ जनवादी कवि भी हैं। अगला प्रश्न बनता है हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कौन-सा है? तो कामना है, रजत शिखर है, आषाढ़ का एक दिन है या फिर वस्त्रराज है। तो हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कौन-सा है? सभी मित्र इसका आंसर जवाब दें, ठीक है? 15 नंबर का जवाब देना आप लोग, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आप इसका जवाब अवश्य देंगी। अगला प्रश्न बनता है, नहीं आता फ्रेंड तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर देना, तुक्का मार देना, जैसा भी रहेगा आप आंसर देने की कोशिश ज़रूर करो। एक प्रश्न ये है कि इस टाइप का प्रश्न अवश्य एग्जाम में बनने का चांस रहता है और पूछा भी जाता है कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे या फिर कठिनाई का सामना करना कोई कवि नहीं चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर हमारा करेक्ट है कि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। है ना? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है, तो कौन-सा वो गलत है? खरोष्ठी लिपि जो है, वो देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं आती है ना? इसका आप देखेंगे इसका स्पष्ट आपको दृष्टि पब्लिकेशन या फिर इसका उल्लेख पंडित जी की पुस्तक में बड़ा अच्छा दिया है। यदि आपको कहीं डाउट हो आप ज़रूर देख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा बनता है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी उपन्यासों की रचना के मूल आधार रहे हैं। तो कौन-कौन से रहे हैं या कौन रहे हैं? बांग्ला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या फिर अंग्रेजी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास की संरचना का जो मूल आधार माना गया है, बता दूं फ्रेंड्स वो अंग्रेजी उपन्यास हैं। जितने उपन्यास हैं अक्सर मतलब अंग्रेजी उपन्यास का रूपांतरण ही देखने को मिलता है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बनता है कि कौन-सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? इस तरह के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न बनेंगे, हो सकता है वहाँ पर कूट में आपको आंसर चूज़ करना हो। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, पूर्वा पर जो है वो यशपाल का उपन्यास नहीं है, ये किसका है? रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। फिर हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न दिया गया है, मैंने 20 प्रश्न दिया है। मैं उम्मीद करूँगी डेली मैं आपको 20 प्रश्न ऐसे ही प्रोवाइड करती चली जाऊँगी। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि चाहे आप पीएचडी एंट्रेंस दें तो भी आपके लिए अच्छा हो। साथ-साथ आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आपका लोक सेवा आयोग भी क्लियर होता चला जाए, उसकी भी तैयारी आप करते चले जाएँ। यूजीसी नेट के लिए प्रश्न ये बेहतर तो हैं ही। हमारा प्रश्न है कि भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा की दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना? तो ये हो गए हमारे प्रश्नोत्तरी। फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगी एक बार फिर से, मैंने लाइव का बोला था बट लाइव नहीं कर पाए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन 20 प्रश्नों में आपके 15 या 16 प्रश्न भी सही हो रहे हैं, मान के चलो 15 सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। ठीक है? ऐसे प्रश्नों का ज़िक्र एग्ज़ाम में किया गया है, यदि मैं थोड़ा-सा आपको अवगत कराऊँ तो ये प्रश्न
उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीएससी से लिए गए हैं, कुछ हरियाणा पीएससी से लिए गए हैं और कुछ उत्तराखंड पीएससी के लिए ये प्रश्न है। ठीक है, आप डरे नहीं। ये प्रश्न मैंने जो बनाए हैं ये पीवाईक्यू हुए हैं और मैंने ये देखा कि जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है। केवल इन पीवाईक्यू को ढूंढने पर मुझे पता चला कि ये प्रश्न जो एनटीए की तरह लाए जाते हैं यही कहीं से बनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। एक कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य करते हैं। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।